BC and CD. BC and CD. R, P and Q. Then the area of parallelogram ABCD to the area APQ. This is PQ. मिड पॉइंट्स को हमने मिला दिया। ठीक है, तो ऐसे में पूछा जा रहा है रेशो एरिया ABCD अपॉन एरिया APQ का रेशो पूछा जा रहा है। हमारे पास मिड पॉइंट है, चलो देखते हैं। In a parallelogram ABCD, the midpoint of adjacent sides BC and CD are P and Q respectively. The area मैं बोलूँगा ना चमका तुम्हारे पास जरा पास में लेट कैसे कुछ नहीं पूछा ट्यूशन में ऐसा नहीं करता खुद की मर्जी से होता है मर्जी तो नहीं मतलब मैं सोचता नहीं मैं ऐसा पा रहा हूँ पढ़ाई करते हैं कैसे से थोड़ी है देखते नहीं होगा वो ज्वाइन करो। अभी का दे रहा है अभी कुछ कहते नहीं अभी तेरे को मत कर उनके विषय क्या करेगा वो बता
आते नहीं है पापा को सोचना चाहिए मैं आंटी रुके मैं ये नहीं कि लेके जाओ पीछे से बोले वहाँ तो हंसने के टाइम फिर इसलिए निकला तो भागते मैं कुछ चीजें देखो इसमें आपको 3-4 चीजें हमें समझानी पड़ेगी। अच्छा पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है कि ABCD इज पैरेललोग्राम और P इज मिड पॉइंट ऑफ BC and Q is midpoint of CD. To find that is area APQ upon area ABCD. तो देखो अगर कोई भी ट्रायंगल हो और वो दिस इज द मीडियन, तो अब देखिए हमने इसमें मीडियन डाल दिया। मीडियन का एरिया से क्या कोई रिलेशन है? जैसे ये और ये इक्वल हैं, दोनों ही एक्स एक्स हैं, ठीक है, दोनों ही एक्स एक्स हैं, तो हाँ इसका एरिया से रिलेशन है। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं और इस ट्रायंगल ABC में AD एक मीडियन है, अगर ये हाइट h है तो हमको मालूम है कि एरिया ABD क्या होगा बताओ? क्या हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट, तो क्या ये हाफ XH हो जाएगा? होगा कि नहीं? बेस ये हो सकता है हाइट बाहर हो, परपेंडिकुलर तो बाहर भी हो सकता है, इंटीरियर भी हो सकता है, एक्सटीरियर भी हो सकता है। इसी तरीके से अब ये मुझे बताओ एरिया ADC क्या होगा? क्या ये भी हाफ इंटू एक्स इंटू एच होगा? क्योंकि इस मीडियन ने इसको हाफ हाफ कर दिया है, तो इसलिए मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरिया। बोलो बात समझ में आ गई? तो इसलिए हम इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे? दैट इज जॉइन AC एंड BD। तो अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में यदि मैं कहूं कि ADC, तो इसमें क्या Q इसका मिड पॉइंट है? चेक करो ADC में, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है ना, तो इसलिए यदि AQC में कहूंगा तो क्या होगा बताओ? दैट इज एरिया AQC का ये मीडियन है, तो ये आधा आधा एरिया हो जाएगा कि नहीं? मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरिया, तो दैट इज हाफ ऑफ एरिया ADC, पूरे एरिया का, या आप ऐसा भी कह सकते हैं दैट इज एरिया ADC। बोलो सही है? इसका एरिया और इसका एरिया सही है? AQC और ADQ ये दोनों एरिया सही है। दैट इज मान लीजिए ADQ का जो एरिया होगा वही तो AQC का भी होगा। अगर दोनों का ही एरिया कुछ मान लो, लेट देयर एरियाज आर A, सही है। और ये भी मुझे बताओ, क्या ये जो पूरा पैरेललोग्राम है, पूरे पैरेललोग्राम में अगर हमने इसका डायगोनल ड्रॉ कर लिया, तो क्या जो डायगोनल होता है उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है और ऑफ इक्वल एरिया? दैट इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरिया। तो जो इधर का एरिया वही इधर का भी एरिया। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पर भी एक मीडियन Q है तो वहां पर भी यही बात होगी क्या? यहाँ पर एक P है, तो इसका जो एरिया इस पूरे पैरेललोग्राम का यदि मैं एरिया मान लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इट इज इक्वल्स टू A, तो इतने वाले का आधे आधे का क्या होगा बताओ? A/2, और इधर वाले का भी क्या होगा? और इसमें भी आधा आधा हो, क्योंकि इसमें एक मीडियन पड़ गई ना, तो क्या मीडियन इसके एरिया को भी आधा आधा कर देगी और इसके एरिया को भी आधा आधा कर देगी? तो बोलो अब इसका एरिया कितना हो गया? A/4, और इसका भी कितना हो गया? A/4। बोलो ये बात समझाई? पूरे का एरिया A, डायगोनल ने आधा कर दिया और फिर एक और मीडियन पड़ गई तो उसने और आधा आधा कर दिया, तो
तो क्या मैं ये कह दूं एरिया ए क्यू सी इज एरिया ए डी क्यू? ये दोनों एरिया इक्वल है, लेकिन ए डी क्यू है क्या? तो दैट इज इक्वल्स टू, ऐसा लिख सकते हैं, मीडियन, ठीक है, डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरिया। अब ये देखिए, तो इस तरीके से जो एरिया ए क्यू सी और प्लस एरिया ए डी क्यू, ये मिला के किसके इक्वल हो गया? एरिया ए डी सी। ये सही है, लेकिन एरिया ए डी सी क्या है? क्या ये डबल ऑफ एरिया ए बी सी डी है क्या? ये किसका डबल है बताओ अमन? क्योंकि ये बीच का डायगोनल है, तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ एरिया ए बी सी डी। और चूंकि इन दोनों का एरिया सेम है तो मैं ए डी क्यू की जगह भी क्या लिख सकता हूँ? ए क्यू सी। ये दोनों सेम। अर्चिता समझ में आई बात की नहीं? कि फिर से बता दें? फिर से समझो। दैट इज इक्वल्स टू ए क्यू सी क्या है? क्या हाफ एरिया ए डी सी है? ये समझ में आ गया? क्योंकि जो मीडियन है वो आधा आधा करती है, तो फिर ये आधा होगा पूरे का। अच्छा, अब ए डी सी खुद क्या है? दैट इज हाफ ऑफ ए बी सी डी। ये समझ आ गया? बोलो। तो इसलिए एरिया ए क्यू सी इज इक्वल्स टू हाफ, और एरिया ए बी सी को क्या लिख दें? हाफ एरिया ए बी सी डी। तो ये कितना हो गया बोलो? एरिया ए क्यू सी 1/4 एरिया ए बी सी डी। इसी तरीके से अब बताओ एरिया ए पी सी क्या हो गया? क्या वो भी उसी तरीके से हो जाएगा? ये जब सब एरिया इक्वल हो गए तो इसका एरिया क्या होगा? वो भी 1/4 हो जाएगा। वास्तव में इन मीडियंस ने इस पैरेललोग्राम को 4 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर दिया है। पहले तो इस डायगोनल ने ही आधा आधा किया और मीडियन ने फिर और आधा आधा कर दिया। तो क्या ये 4 इक्वल एरिया नहीं हो गए? तो इनमें से किसी एक का एरिया चाहे ए क्यू सी लिया जाए चाहे ए पी सी, वो 1/4 होगा। बोलो बात सही है? तो अपन क्या लिख रहे बताइए? एरिया ए पी सी इज ऑल्सो सिमिलरली लिख देंगे 1/4 एरिया ए बी सी डी। तो ऐसा सिमिलरली हुआ। ये बात सही। लेकिन हमको तो इतने का एरिया चाहिए, हमें इसमें जब कुछ निकालना पड़ेगा। हमने ज्यादा एरिया ले लिया ना, ये हिस्सा निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसको अब यहां से मिला दो। अब मुझे बताओ, तो अगर ये मिड पॉइंट से मिल रहा है, सही है, मिड पॉइंट पे, तभी तुमने 9th में क्या ऐसा सवाल किया है कि मिड पॉइंट को मिड पॉइंट से मिलाओ? एक थ्योरम भी थी। तो हर एक का एरिया इक्वल और हर एक का एरिया 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल था। अच्छा, ये चीज समझ आएगी नहीं? तो दैट इज इक्वल्स टू, इफ मिड पॉइंट इज जॉइंड विद मिड पॉइंट, देन सच लाइन क्या होती है बताइए? देख लो फिर से इस चीज को एक बार रिकैपिटुलेट कर लें। ए बी सी डी ई एफ, ये सब मिड पॉइंट है। तो ऐसी स्थिति में मिड पॉइंट थ्योरम सुजैन क्या कहती है? इफ मिड पॉइंट को मिड पॉइंट से ज्वाइन किया गया तो जो एफ ई है वो किसके पैरेलल होता है बताओ? बीसी के एमपीटी है। मिड पॉइंट को मिड पॉइंट से मिलाओ, या बीपीटी भी बोल दो। मिड पॉइंट को मिड पॉइंट से, तो क्या ये रेशो तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या दिस बाय दिस के इक्वल नहीं होगा? और अगर इक्वल होगा तो ये लाइंस पैरेलल होंगी, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी वही है। अच्छा, ये पैरेलल भी होता है। और बोलो सुजैन, एफ ई किसके हाफ होता है? इसी बेस के। दोनों चीजें उसकी कोरोलरी थी जब 9th में आपने पढ़ा था। न सिर्फ इसके पैरेलल होगा, आल्सो इट इज हाफ ऑफ बीसी। तो अगर बीसी के हाफ होगा तो क्या जो ये लेंथ होगी वो इसके इक्वल हो जाएगी? हो जाएगी। और इसी तरीके से क्या ये भी इसके पैरेलल होगा और इसके हाफ होगा? ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो क्या एक पैरेललोग्राम हो गया? और पैरेललोग्राम हो गया तो क्या इसका डायगोनल इसको इक्वल इक्वल एरिया में डिवाइड करता है? इसको हम डिटेल से पूरा कर सकते हैं, लेकिन है तो यही बात ना। मिड पॉइंट को मिड पॉइंट से मिलाया तो ये इसके पैरेलल, और ये किसके पैरेलल बताओ? ये वाला इसके पैरेलल,
ये इसके पैरेलल हो, ये इसके पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम बना कि नहीं? और पैरेललोग्राम बना तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, एक थ्योरम थी कि दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ये ऐसे से ग्रुप कर सकते हैं, ऐसे कॉन्ग्रुएंसी से करता है। तो इसलिए क्या होगा बताइए, इसका एरिया और इसका एरिया और इसका एरिया और इसका एरिया सब इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम और ये भी पैरेललोग्राम, और हर एक में एक डायगोनल, तो 4 इक्वल एरिया बन गया कि नहीं? सो दैट इज द ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, इज हैविंग द एरिया व्हिच इज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स of the given side, ठीक है, has area 1/4 of the area of given triangle। बोलो बात समझ आ गई? तो अब यहाँ भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसमें हमने यहाँ मिलाया नहीं, तुम चाहो तो मिला लो तो बिल्कुल वही चित्र बन जाएगा। देखो मिला, अब मिला लिया, इसको सबको भूल जाओ, अब ये वही ट्रायंगल है, ये भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये भी भूल जाओ, अब ये 4 ट्रायंगल बन गया कि नहीं? सब हटा दो थोड़ी देर के लिए, ऐसा ये वही चीज है ट्रायंगल फॉर्म। तो बताओ इसका एरिया, इस वाले का CPQ, क्या ये 1/4 ऑफ DC भी होगा? बोलो एरिया, इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बोलो? ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स of sides is having area 1/4 of area of given triangle, area of given triangle। तो बताओ जो एरिया AFE होगा, ताशी बताओ वो 1/4 ऑफ एरिया किसके होगा? एरिया AFE, यहाँ पे देखो बताओ। सही, ABC। इसी तरीके से मुझे यहाँ भी बताओ कि जो एरिया PCQ होगा वो किसके 1/4 होगा? ABC, ये कहाँ से आ गया? हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट है। तुम्हें मालूम है ना पैरेललोग्राम के डायगोनल्स मिड पॉइंट पे ही कट करते हैं, ये दोनों तो मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट हो गया। तो बताओ एरिया QCP किसके इक्वल है बताइए? 1/4 ऑफ एरिया BDC। लेकिन एरिया BDC किसके इक्वल है? ये BDC का है। किसके? ऐसा नहीं है, कोई सही से बता, पैरेललोग्राम के परिप्रेक्ष्य में बताओ दिव्या। अर्चिता, अंडर द पर्सपेक्टिव ऑफ पैरेललोग्राम, ये एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का कितना है? आप बोलो, ये करेक्ट। क्या है, ये जो एरिया है ये पैरेललोग्राम का हाफ है, ये जो, क्योंकि पैरेललोग्राम का डायगोनल, जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है, क्या वो उसे 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है? इस चीज को जब फिर से ट्रायंगल में आएंगे तो फिर से पूरी बात बता देंगे। अभी तो ये MCQ 1 नंबर का है, तो 1 नंबर के MCQ थोड़ा सा कर लेते हैं, बाकी तो बाद में कर लेंगे, सही कि नहीं? ये MCQ है, तो ये तुम समझ गए ना कि इसका जो एरिया है दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, किसका एरिया बोलो? हाफ एरिया ABCD। इतनी बात तुमको समझ में आ गई, यानी 1/8 एरिया ABCD। इतनी पूरी बात समझ आ गई? अच्छा आप जरा देखो, मैं इसको फिर से अपने कंस्ट्रक्शन को फिर से ले आता हूँ जैसे मैंने किया। अब ये फिर से कंस्ट्रक्शन हो गया। चल कुछ चीजें वापस की जाएं कि यहाँ देखो हमारे पास क्या क्या था बताओ? हमने इस पूरे एरिया को ले लिया था। अब मुझे बताइए एरिया APQ, तो क्या एरिया ACQ प्लस एरिया ACP और माइनस
एरिया CPQ चेक करो। कहने का मतलब है कि ये देखो, मुझे किसका एरिया चाहिए, ये देखो, ये AC Q है और ये क्या है, दैट इज इक्वल्स टू, अगर इसमें से इन दोनों एरिया में से तुम CPQ हटा दो तो क्या तुम्हारा डिजायर्ड एरिया ना आ जाए, जिसके बारे में यहाँ पूछा गया है कि नहीं। इधर और इधर को जोड़ दिया, इसको हटा दिया, देख लो सही है। अब इन सब को तुम किसके टर्म्स में लिखोगे बताओ, दैट यू विल राइट इट इन टर्म्स ऑफ, इसको क्या लिखोगे बोलो, 1/4 एरिया ABCD और प्लस 1/4 एरिया ABCD, और उसको क्या लिखोगे, -1/8 एरिया ABCD, और सबका जरा LCM लो तो क्या होगा, जबकि बाहर लिख लो एरिया ABCD, ये बाहर लिख लिया और 8 यहाँ पर LCM ले लिया, तो यहाँ क्या आएगा बोलो, 2 + 2 - 1, तो कितना हो गया बताइए, 4 - 1/3 /8 और एरिया ABCD। अच्छा ये 3/8 आ गया, एरिया ABCD कितना आ गया। और अब हम इसको किस में प्लेस कर दें, जो हमको पता करना है, क्या पता करना है बताओ, that we have to find area APQ upon area ABCD, it is equals to 3/8 area ABCD और अपॉन एरिया ABCD, तो ये दोनों कट गए और आंसर कितना आ गया, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, B इज करेक्ट। कहाँ से बताओ, ये ना एरिया APQ, देखो तुमको क्या चाहिए, APQ चाहिए, इधर वाला जोड़ा पूरा, रेड और पर्पल जोड़ दिया, ये हटा दिया, तो इधर वाले का एरिया तुमने क्या बताया था, हमने कहा था ना ये मीडियन है, पहले इसी ने आधा रह गया, फिर इनने और आधा कर दिया, तो क्या 1/4 नहीं हो गया, तो ये भी 1/4 हुआ। और इधर वाले में भी देखो, इस पूरे में इसने पहले आधा किया और वो भी पहले से ही जो आधा था उसी का और आधा कर डाला, तो ये भी 1/4, इतना समझ आ गया। अब इस वाले में देखो, क्या ये चीज यहाँ से मिलती जुलती है, ये यही चीज है, अगर मैं मिड पॉइंट को मिला दूं तो ये एरिया वास्तव में ये हमारे लिए अनडिजायर्ड एरिया, हमने ये एक्स्ट्रा ले लिया था, इसे हटाना होगा, लेकिन ये एरिया है कितना इस ट्रायंगल का, चेक करो, क्योंकि चारों का एरिया इक्वल, तो क्या ये 1/4 हुआ, ऐसा ये लिख दिया ना मैंने। लेकिन एरिया BDC क्या, एरिया ने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि सर जो ये एरिया BDC है सर, ये हो ना हो ये पैरेललोग्राम का आधार है, ऐसा बोला था कि नहीं, वही हमने लिख दिया जैसे ही उन्होंने बोला, फिर ये 1/8 हो गया। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। अब देखो ये अभी फिर से बताना ना, तो एरिया APQ क्या हुआ, ये वाला, दिस एरिया प्लस दिस एरिया, उन दोनों में से इसको हटा दो, दिस प्लस दिस और माइनस, इसे तो हटाना पड़ेगा ना, तो तीनों लिख लिए, दिस वन और माइनस दिस वन, हो गया। और फिर सबको उसमें, चलो अब देखिए, ये हो गया ना, तुम्हारे 2 नंबर कटे हैं 98। जबकि दिव्या के 96 हैं, इस बार भी ये सेकेंड ही रही। चलो पेपर चल हो गया, शाम को हो सकता है, चलो से
नाउ अब देखो सर्किट डायग्राम ऑफ हाउस होल्ड वायरिंग, ठीक है, हटा दिए गए, लेकिन क्वेश्चन जो है वो पिछले बोर्ड में वो आते रहते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ। चेक करो, हमारे घर के ऊपर से ये जो दो पोल है, दो वायर हमेशा जाते हैं, चाहे कहीं भी देख लेना, दो वायर जाएंगे, कोई भी दो पोल। तो अगर ये दो पोल हैं और इनमें क्या होगा, इनमें कुछ चाइना क्ले लगी होगी इस तरीके की कटोरी, और उसमें से ही तो वायर जाएंगे, जिससे कि वो किसी से इस पोल से ना टकराए ना, पोल के कांटेक्ट में ऐसे चला जाता है कि नहीं। और उसके ऊपर भी एक ऐसा लगा होगा, कुछ इंसुलेटर लगा होगा, जिससे उसको टेंशन दी जाती है, दो वायर जाती है। अब ये देखो, इसमें से एक लाइव वायर है, जनरली वो ऊपर वाला रहता है, नीचे कौन सा रहता है, न्यूट्रल। लाइव वायर करीब करीब ऐसा रहेगा कि 280 वोल्ट रहेगा, और ये 40 वोल्ट 60 वोल्ट, ये कितना रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया बताओ, 220। ये क्यों रहता है न्यूट्रल वायर, जो न्यूट्रल वायर है वो 60 वोल्ट क्यों रहता है, हम आगे बताएंगे, लेकिन इतने का अंतर रहता है। जो हमारे घर की सप्लाई आ रही है वो कितनी आ रही है, 260, हम इन्हीं में से सप्लाई लेते हैं। ये लाइव वायर है और ये कैसा है, न्यूट्रल। वैसे भी कहीं पर अगर तुम ब्रीडेड वायर देखते हो, जो गूंथा हुआ तार है, उसमें एक रेड कलर होगा और एक ब्लैक कलर होगा। जो रेड कलर होगा वो लाइव वायर के लिए या हायर पोटेंशियल के लिए होगा, और जो ब्लैक कलर होगा वो किसके लिए होगा, वो इसमें जुड़ेगा, वो इसमें जुड़ेगा, और एक किसमें जुड़ेगा, इसमें कौन सा जुड़ेगा, और इसमें कौन सा जुड़ेगा, बोलो बात सही है। तो अब जरा देखिए, दो रेड हायर पोटेंशियल पर है, हमारे घर में जो सप्लाई लाइन आई है, तो क्या हुआ, हमने लाइव से एक वायर ले लिया और न्यूट्रल से भी ले लिया। जहां पर की जो लाइव है वो रेड वाला है, हमने अब इस पोल से एक लाइन अपने घर के अंदर दौड़ा ली, और साथ में जो न्यूट्रल वायर है उससे भी एक लाइन अपने घर में ले ली। इतनी बात समझा। ये सब हमने बाहर इसी से लिए, उन्हीं में जो दो अलग अलग पोल पर थे, तो एक को इसमें हमने रेड वाले में लगा लिया और दूसरे को किसमें लगा लिया, ये रेड आ रहा था इसमें ले लिया, और जो ब्लैक आ रहा था इसको इसमें। ओके, अब देखो, हमारे घर में जो फ्रिज है, ये फ्रिज है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ कहीं पे एक स्विच लगा होगा, तो उस स्विच से एक सप्लाई आ रही होगी। कैसी सप्लाई आएगी, वो हमने इसमें कनेक्शन में दे दिया, ये कनेक्शन में दे दिया। इसमें भी दो यहाँ पीछे कनेक्शन है, तो हमने कनेक्शन दे दिया, वो पीछे कंप्रेसर रखा हुआ रहता है ना, जिससे कि वो एयर को सर्कुलेट करे, जो उसके अंदर फ्रीऑन गैस है, जो भी गैस भरी रहती हो उसको सर्कुलेट करे। अब देखो, इसमें मान लीजिए हैंडल है आगे की, कहीं पर ये पीछे की ओर लगा, ये सामने का सिरा है, ये पीछे में लगा। ओके, तो आप ऐसे जोड़ देना, तो ये मान लिया जाएगा पीछे। कहीं पर ऐसा हो सकता है कि इसमें पीछे डिफ्रॉस्ट होता है, पानी हो जाती है, इस पर करंट आ सकता है ना, डिफ्रॉस्ट कहीं पर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इनएडिक्वेट हैंडलिंग की वजह से भी वहाँ तक चला जा सकता है पानी। अगर पानी चला जाएगा तो फिर इसमें जो भी हैंडलर होगा, तो जो हैंडलर होगा उसको नुकसान हो सकता है ना, अगर फ्रिज में उसने ये काम किया, तो दैट मीन्स उसके थ्रू करंट अभी ग्राउंड में चली जा सकती है, एंड प्रेशियस लाइफ विल बी इन डेंजर। तो ये घातक हो जाएगा कि किसी प्रेशियस लाइफ को हम डेंजर में डालें। ऐसी स्थिति में हमने क्या किया, इसी में एक स्क्रू लगा हुआ था, तो हमने उस स्क्रू से भी एक वायर ले लिया, समझो इस बात को, इसी में इसकी मेटल बॉडी से एक वायर ले लिया, और उसको क्या किया, इस वायर को
हमने जमीन में एक स्ट्रिप लगा दी कॉपर की, उसमें डाल दिया और 1 किलो नमक डाल दिया। क्या डाल दिया? 1 kg सॉल्ट। इससे क्या हुआ, जो हमने इसकी बॉडी से कॉपर वायर निकाला था, कॉपर वायर क्या बहुत अच्छा होता है, कॉपर वायर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, जबकि हमारी बॉडी उतनी अच्छी नहीं है, हमारी बॉडी उससे 100 गुना कम कंडक्टर है। और कॉपर वायर, क्योंकि हमारी बॉडी का 90% तो पानी है, वाटर उतना अच्छा कंडक्टर नहीं, जो हमारी बॉडी में आयन से बस वही कंडक्टर थे। बात समझ आ गई? ऐसी स्थिति में अगर इसमें इफ देयर इज लीकेज ऑफ करंट, लीकेज ऑफ करंट समझते हो? मान लीजिए कुछ ना करो, ये तो वायर है और ये वायर इसमें से ऐसे कट करो, और कट करने के बाद यहाँ से छुआ दो और इस पर एक नेल मार दो, एक क्लिप लगा दो, समझ आई? तो अब ये करंट जो वहां तक जा रही सब चल रहा है, तो क्या कुछ इसमें भी चली जाएगी? इसके अंदर तार है, तार को छील दो, तार को टच करा दो इस दीवार से, ऐसा तो किया जा सकता है ना। और उस तार को टच कराना जो रेड कलर का, किसको करना? इसमें रेड और ब्लैक है, रेड में लाइव है ना, तो जब तुम इसमें टच कर दोगे तो इस दीवार में भी करंट आने लगेगी। और फिर देखो अपने पड़ोसी का मजा, अगले महीने अगर 20 लाख रुपए उसका बिजली का बिल ना आ जाए तो कहना, क्योंकि इतनी करंट ड्रॉ होगी वहां से, सिर्फ इतने से, समझ आएगी नहीं? सिर्फ इतने से, क्योंकि इसमें टच हो गया है, खूब सारी करंट सब कहाँ जा रही बोलो? ग्राउंड में। अब तुम्हारा जो मीटर इतनी तेज भाग रहा है, समझ नहीं बात की नहीं? तो हम खुद इससे परेशान हो गए थे, इस वाले में लीकेज करंट थी, तो शुरू में 70,000, कोई लिमिट ही नहीं है, फिर सब वायरिंग चेंज कराई, तब पता चला लीकेज करंट आ रही। लीकेज करंट से क्या होता है, वो तो हमेशा आती रहेगी, अर्थ में जाती रहेगी, पैसा तुम भर रहे हो और इस्तेमाल अर्थ कर रही है, सही? तो अब बताओ, ये करंट जो इसमें लीकेज करंट है वो किस में चली जाएगी? जमीन में चली जाएगी। इसको अर्थिंग कहते हैं। पैसा जरूर लगेगा, लेकिन एक की जिंदगी तो बच जाएगी। बोल बात सही कि नहीं? सो इट द प्रोसेस इन विच दोज एप्लियंस which are handled manually, ठीक है, are directly earthed, या made contact to ये earth, it is called earthing, so that the leakage current bypasses to earth without harming the user, जिससे कि जो उसमें लीक होने वाली करंट है वो धरती में सीधी चली जाए, क्योंकि कॉपर, हम जानते हैं कि करंट उसी बात को चुनती है जो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, वो हमें क्यों चुनेगी? ठीक है, अगर हम ऐसे भी बेयर फूटेड है तो भी हमें नहीं चुनेगी, कहेगी आप तो अच्छे कंडक्टर हो नहीं, और हम उसमें से जाएंगे जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है और चौड़ा सा कॉपर लगाया जाता है। इस चीज को क्या कहते हैं? बोलो, बात समझ आ गई कि नहीं? वो सब अब हमने तुम्हें एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया। हर घर के बाहर एक अर्थिंग पिट है और उसमें से भी एक स्ट्रिप इसी वायरिंग में आ रही है, समझ आई? उस अर्थिंग पिट सबके घर के बाहर है, हम लोग भी चेक कराते रहते हैं। ये जो हम सरदार जी जो हमारे मकान मालिक हैं, उन्होंने, उनसे हम कई बार बोल चुके हैं अपनी अर्थिंग पिट का नमक चेंज कराओ, तो करा देंगे तो करा देंगे, अदरवाइज हमारे ऐसा कोई चीज़ नहीं जो बच्चे यूज़ करते हैं, टच करते हैं, तो हमें इतना वो नहीं है। फिर भी इसमें सब प्लास्टिक बॉडी है, तो इसमें 2 पिन प्लग है, इसमें ये देखो 2 पिन प्लग है ना, फैन में इन सब में क्या है? 2 पिन प्लग है। लेकिन तुमने देखा है कि क्या तुम्हारे आयरन में 3 पिन प्लग है? क्या तुमने देखा है तुम्हारे ओवन में 3 पिन प्लग है, फ्रिज में 3 पिन प्लग है? जो मेटल बॉडी वो सब कितने पिन प्लग वाली है? 3 पिन प्लग। 3 पिन प्लग का मतलब है, अब ये चीज यहाँ नहीं ली जाएगी। अर्चिता ने उचित ही प्रश्न किया है, उन्होंने कहा हम हर एक जगह क्या नमक डालते रहेंगे, तो इसमें से जो एक तीसरा तार है वो ग्रीन कलर का होगा, वो इसमें से निकलता हुआ यहाँ की बॉडी से लग जाएगा। किससे लग जाएगा? बॉडी से। वो तीनों इसी के थ्रू आएंगे और ये 3 जाएगा। अब ये जो तीसरा ग्रीन वायर है, तीसरा कौन सा होगा? ग्रीन वायर। तो इन सब में से ग्रीन वायर भी जा रहा है, सबसे बाहर जा रहा है, सबसे बाहर जमीन के अंदर जा रहा है, वहां नमक है। बोलो, बात समझ आएगी कि नहीं? तो दैट इज ऑल दोस 3 पिन कनेक्शंस आर कलेक्टेड। तो हमें इसमें क्या कर देना चाहिए बोलो? एक तीसरा वायर भी लेना चाहिए। वो कैसा होगा बोलो? दैट इज अर्थिंग वायर। तो ये तीसरा वायर कहाँ जाएगा? ये पोल में नहीं जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा बताओ? तो दिस विल बी ग्राउंडेड एंड इट इज नोन एज अर्थिंग। इसका क्या नाम होगा? चेक करो, दिस इज
अर्थिंग वायर। अब समझ आ गई बात? चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर जिनसे हम सप्लाई ले रहे हैं, ये सप्लाई हमने पोल से ले ली, तो यहाँ लिखो फ्रॉम पोल। पोल से अभी घर में आ गई, फ्रॉम पोल टू कहाँ आ गई? होम या हाउस। हाउस आ गई, जब रहने लगेंगे तो होम भी बन जाए। अभी तो हाउस तो हो ही गया, हाउस में तुमने ले लिया। हाउस में लेने के बाद अब तुमने इसमें बहुत सारे एफ्लुएंस लगा दिए। जैसे ये देखो, एक तुमने इससे वायर लिया और ये देखो, अब तुमने पंखा चला लिया, ठीक है। और दूसरा वायर किससे लोगे? उसको 2 पिन चाहिए। फैन में तो सब प्लास्टिक बॉडी है ना, उससे लेना देना नहीं है। और ये 2 पिन दे दिया, नीचे का कोई कनेक्शन नहीं, इसको घुमा लो, ये ऊपर उठ जाता है पूरा। ये इससे लोहे से कोई लेना देना नहीं है, सही। अच्छा, अब यहाँ हमने क्या किया बताइए? दिस इज, ये हमारे पास कनेक्शन, तो ये एक कनेक्शन इसमें यहाँ आ गया ब्लैक में, और एक किस पे आ गया बोलो? रेड वाला किस में आ गया? रेड वाला। अब ये 2 पिन प्लग हो गया। इसमें अगर तुम 2 पिन प्लग लगा दो तो क्या फैन चल जाएगा? बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इस तरीके से इसमें कनेक्शन लो और इससे कनेक्शन लो, और जो भी आपको करना है, एक फैन चलाओ, फैन चल गया। इसमें स्विच लगा दो, स्विच ऑन ऑफ स्विच है या प्लग की, कुछ भी हो, ऑन ऑफ किया चल गया। बोलो बात सही है? अच्छा, और आपको क्या करना है बताओ? दैट इज, कुछ और भी चलाना है कि आपको बल्ब भी चलाना है, बल्ब कोई छूने नहीं जा रहा है और स्विच भी प्लास्टिक का ही है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि बल्ब के लिए एक और कनेक्शन ले सकते हैं घर में। तो ये हमने यहाँ पर बल्ब के लिए कनेक्शन ले लिया, और दूसरा कनेक्शन ये इससे ले लिया, ये देखो। और बीच में एक क्या होगा बताओ? अर्थिंग वायर भी होगा क्या? तो अर्थिंग वायर कैसा होगा? यही वायर इसमें से इसमें भी आएगा, लेकिन अगर तुम्हारी कभी मर्जी करे तो उसी 3 पिन प्लग में तुम आयरन भी लगा लेना, तब वो तीनों में लग जाएगा। लेकिन जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक आयरन है, उसमें से जो 3 पिन प्लग आ रहा है वो कैसे आ रहा है? ये देखो, जो 2 आ रहे हैं वो तो इसमें, एक ये नाइक्रोम वायर है, और नाइक्रोम वायर क्या हो रहा है बोलो? ये रेड वाले से करंट ले रहा है, मतलब आई, ये रेड है, और दूसरा वाला कौन सा है? ब्लैक। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चल रही है। लेकिन एक इसमें और वायर होगा, क्योंकि इनएडवर्टेंटली कुछ उषा के ऐसे आयरन आते हैं जो मेटल बॉडी के होते हैं, उसमें टच कर जाएगा। वैसे भी प्लास्टिक के होने से तो मेल्ट कर जाएंगे, मेटल बॉडी होनी चाहिए। तो जो तीसरा वाला होगा वो इसी बॉडी से कहीं टच होगा, जिससे कि वो चीज़ तुमको ना ऑफ करे, और किससे चली जाए बोलो? इसी प्लग के अंदर होगा, 3 पिन प्लग। तो तुम्हारी मर्जी करे वो 3 पिन प्लग लगा, तो तुमको परेशान किए बिना वो जो लीकेज करंट है, इन केस इफ इट इज लीकेज, in case it is having wear and tear, in case it is old, your wires are frayed, ये क्या हो गया? गल गए, सड़ गए। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है उसको टच कर जाए, और टच कर जाने की वजह से इसमें करंट आ सकती है, ठीक है। तो हम उसमें 3 पिन प्लग लगा, तो वो करंट कहाँ जाएगी? मान लो तुम उसमें लीक हुई, तो लीक होकर ये यहाँ चली जाएगी, बिल जरूर ज़्यादा आएगा, लेकिन तुम तो जिंदा रहोगे, जान है तो जहान है। इतनी बात सही है। तो अब जरा देखो, तीसरी चीज क्या है? इसमें से ये चीज आ गई, तो ये फिर 3 पॉइंट बन गए, इनसे कुछ भी लिया जा सकता। बोल बात समझ में आई कि नहीं? ये इनसे आप क्या करो, इनसे एक ट्यूबलाइट जला लो, ऐसे कुछ भी जला लो, सही है। और कुछ भी करना है, तीनों से चलाना है तो ब्रश चला लो। ये तो हमारे घर की सप्लाई लाइन हो गई। सबसे पहले इन सब से जो करंट आती है, ये देखो, ये करंट आ रही है, और इसमें करंट आई, फिर इसमें करंट आई, फिर इसमें करंट आई, फिर इसमें करंट आई, पंखा चला तो फिर इसमें करंट ड्रेन हो गई क्या? और ड्रेन होकर किसमें चली जाएगी? सही है। तो ड्रेन होकर इसमें चली जाएगी, तो यहाँ से करंट आई और ड्रेन से इसमें भी कुछ करंट है, ओके। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि घरों में, जो गांव में कुछ लोग रहते हैं ना, वो जॉकी कटैया डालते हैं, बिजली चोरी।
तो उस अगर आप क्या एक लाइव वायर उसमें डाल दो और दूसरा कुछ ना करो, उसमें डाला दूसरा अपने यहाँ की कील में लगा दे, या न्यूट्रल में लगाना तो लगा दो, लेकिन जो लाइव वायर उसमें डाल दिया तो उससे तुम्हें करंट मिल जाएगी सब चीज़ें। लेकिन किसी बच्चे ने कटैया न्यूट्रल पे डाल दी तो भी बल्ब जलेगा, लेकिन टिमटिमाता हुआ जलेगा। एक्सपीरियंस किया हम लोगों ने तो किया, गांव में जैसे बिजली चोरी की होगी उसको पता होगा, एक में तेज चलता है एक में धीमे चलता है। बोलो बात समझ में आई? क्यों? इसमें भी क्या रेसिडुअल करंट रहती है, जो उसमें से ड्रेन होकर आ रही है उसमें रहती है ना, उस करंट को क्या कहते हैं? रेसिडुअल करंट। क्या कहते हैं? रेसिडुअल करंट। जो बची हुई विद्युत धारा वो इसमें रहेगी। सो इसलिए इस पे भी जलाओगे तो भी चलेगी इस पे, लेकिन ये हाई पोटेंशियल है, इस पे अच्छी चलेगी बिजली और इस पर ये। तब फिर हमारे यहाँ की मम्मी बोलती क्या तुमने उस पर न्यूट्रल पे तो नहीं डाल के आ गए, देखो टिमटिमा रही है, ठीक है कि नहीं? तो फिर उस पर फिर हम लोग वापस जाते थे, इसमें डाल के आते थे। बात समझ, क्योंकि घर की बेसिक चीज़ें सबको पता है, आप पेरेंट्स से पूछोगे उनको भी मालूम है। तो दैट इज, अब यहाँ से जो हमारे घर में ये चीज़ आ गई, चेक करो। तो घर में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे एक फ्यूज लगेगा, इसको क्या कहते हैं बताओ? इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये चीज हमें दो सेफ्टी डिवाइस अभी तक मैंने आपको बता दी, एक इलेक्ट्रिक फ्यूज बता दी और एक अर्थिंग वायर बता दी। अब एमसी भी बताना और बाकी है, ठीक है? वो सब चीजें एक एक करके थे। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज का मतलब है कि कभी भी इट इज लो मेल्टिंग डिवाइस मेड ऑफ लेड एंड टिन एलॉय। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? बोलो। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज लो मेल्टिंग डिवाइस मेड ऑफ lead and tin alloy if more than rated current passes through it। ये देखो, अगर इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है कई बार तुम लोगों ने देखा भी होगा और मैं भी अभी दिखाई दूंगा, ये इस पर मेटल कैप होता है, ये स्टील का कैप होगा, इसके बीच में पतला तार होगा, वो किसका होगा? Bb प्लस SN एलॉय। ये किसका बना है? लेड और टिन एलॉय का है, ठीक है? जितने भी तुम्हारे घर में स्विच होंगे सब जगह यही चीज तुम्हें मिल जाएगी। कई बार तुम्हारे हाथ में भी आया होगा, कई बच्चों ने नोटिस भी किया होगा। ये देखो, इसमें देखो, इसके बीच में तुम ऐसे देखोगे तो एक पतला तार है, ये मेटल कैप है, ये मोटर दिखा दो, ये दैट इज, इसके बीच में एक पतला तार है, यही इलेक्ट्रिक फ्यूज है। ये जो दिख रहा है ना, इसमें एक पतला सा तार है। बस इस कोई भी तुम्हारे मल्टी स्विच सिस्टम सब जगह ये होता है, फ्रिज में, आयरन में, सब जगह होता है। ओके, तो ये क्या होगा? If more than rated current passes through it, it melts and disconnect the main circuit या opens the circuit। अगर ये पिघल जाएगा तो क्या करंट आएगी? Then it melts and opens the circuit। तो its rating is, तुम्हारे में ऐसे दो क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 एम्पियर पे दो क्वेश्चन है, 5 एम्पियर की रेटिंग के, कि अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा ना जाए कितने बल्ब लगाए जाए, कितने स्विच, वही है 5 एम्पियर, 10 एम्पियर और 16 एम्पियर ये होता है। ये चेक करो, ये तुम्हारी बुक में कहाँ लिखा हुआ है, पढ़ो। इस इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में कहाँ लिखा है, देखा अभी तक? नो सर, बुक में तो अभी नहीं। ये देखो, देखो उन्होंने बता दिया, ये यहाँ लिखा है लास्ट पेज के कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पढ़ो। कहाँ पे सर? दिख गया? ठीक है, अब आगे देखो। सो इट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, दिखाई पड़ा?
देखो म्यूजिक आ रहा है, जैसे कभी भी चेतावनी देगा कि म्यूजिक देगा, फिर मेल्ट कर जाएगा। म्यूजिक आ रहा है तो उसे भी और क्या सर इधर से आइए सर। अच्छा इससे आ रही, इससे आ रही बता मैं। अब आगे देखो, यहाँ पर एक और चीज होगी, दैट इज, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक मीटर होगा। इलेक्ट्रिक मीटर का क्या मतलब है कि इसी के अंदर ये वैसे नहीं जाएगा, ये देखो यहां से ये चीज ऐसे जाएगी और फिर इसके अलावा, ठीक है, इसमें कुछ मीटर लगा हुआ है, एक डिवाइस है, तो उस डिवाइस से क्या होगा, कुछ कनेक्शन होगा, ये कुछ कनेक्शन है और फिर उसके बाद ये ऐसे चल जाएगा। तो क्या इसमें रीडिंग आएगी मीटर, ये डिवाइस है, जो करंट होगी इसके बीच में एक रोटेटरी डिवाइस है, जैसे मोटर नहीं होती है, ज़्यादा करंट होगी तो मोटर तेज चलेगी और उस मोटर से क्या बिल बढ़ेगा घर का, उससे तुम पे करोगे, तो इस चीज़ को क्या कहेंगे, मीटर। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर। इसके थ्रू होके जाएगा जो करंट जाएगा, वो उसको रोटेट करेगा। इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक मीटर, जो मीजर करेगा। तो यहाँ पर एक नंबर आएगा, वो मीटर होगा। अच्छा, एक इसके अलावा और क्या है, दैट इज, यहाँ पर एक एमसीबी होगा। एमसीबी क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। चेक करो, तुम्हारी मर्जी है, यहाँ से जैसे ये सप्लाई लाइन है तो तुम किस पे लगाना चाहते हो, अलग अलग है, कभी इस पे कनेक्ट कर दिया, अलग अलग, देयर आर डिफरेंट सर्किट ब्रेकर्स। ओके, तो कभी इफ देयर इज, समझो इस बात को, अगर 2 एम्पियर से सडनली वो 3 जंप की, तो ये जो सीबीज है ना, ये इसी को तो कहते हैं एमसीबी। इसको क्या कहते हैं, तो तुम्हारा ये जो 60,000 70,000 का एसी है, ये न खराब होके बस एक ट्रिप हो जाए। कई बार सुना होगा कि मम्मी कहती है घर में कि ट्रिप हो गया, जाओ दे के आओ, नीचे गिर जाता है कि नहीं। तो योर कॉस्टली अप्लायंस विल नॉट बी फॉल्टी। और ऐसी स्थिति में अगर 2-4 बार ट्रिप करे, तुम्हारे घर का कुछ नहीं होगा, जाके इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, वो देख लेगा कहाँ से कौन में लीकेज करंट आ रही है, कुछ खराब हो गया है, उसको वो ठीक कर देगा। इफ एनी डिवाइस सेव्स इनएडवर्टेंटली मोर करंट, इफ देयर इज अ सडन राइज इन करंट, इफ देयर इज अ फ्रेइंग ऑफ केबल, जैसे मैंने बताया कि अचानक तुम्हारे फ्रिज में ही बहुत सारी करंट ड्रेन हो रही, तो ये तुमको बचा लेगा लाखों रुपए बिल देने से, क्योंकि उसमें से अचानक ही करंट राइज होगी तो ट्रिप होगा। ये भी बचा लेगा, फ्यूज भी, फ्यूज पहले ही मेल्ट हो जाएगा, कहेगा इतनी करंट तो नहीं जाने देंगे, हमने पहचान लिया तुम्हारे घर की ज़रूरत 16 एम्पियर थी, ये 18 एम्पियर कहाँ जाएगा, खट से वो ठीक हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मान लो तुमने, कुछ लोग बदमाशी करते हैं बच्चे, मम्मी ये जो है ना बार बार होता है, अब कि मैं कॉपर का बांध के आया हूँ, अब देखो घर में मजा लो बिजली का, लेकिन वो मजा क्या है, वहाँ सजा है, जब 60,000 बिल देना पड़ेगा। बच्चे लोग कर देते हैं ना घर में, कि जैसे यहाँ पर इसका है टीना, तो फ्यूज वायर ना लाके वो क्या ले आएंगे, कॉपर वायर, और नहीं आया तो और मोटा कॉपर वायर, तो उसका सेफ्टी का क्या पर्पज है, कुछ रहा क्या, ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए इसको ये चीज़ क्या बोलो, दैट इज MCB। व्हाट डज इट मीन बाय MCB? इसमें बहुत सारे स्विच होंगे, हमारे में तुम लोग लास्ट में पैनल देख सकते हो, ये तुम्हारे में 6 MCB लगे हैं। अच्छा, 6 MCB में मैंने AC के एक दे दिए, तो जो AC खराब होगा सिर्फ वही ट्रिप होगा ना, लेकिन क्या पूरे घर की लाइट चली जाएगी, नहीं ना। एक ट्रिप हो गया, हम कहेंगे ठीक है चलो खराब है, बच्चे तो सारे पीछे हो गए। बोलो समझ आई बात कि नहीं। मैंने यहाँ सबके अलग अलग दे रखे हैं, एक किसके लिए दे रखा है, 3 AC है, तीनों के लिए 3 दे दिए अलग अलग। इसके अलावा ऑफिस का अलग दे रखा है, ऑफिस को मैं बंद कर सकता हूँ, यहाँ का अलग दे रखा है। तो इससे मैंने ऐसी प्रोग्रामिंग की है कि कहीं कहीं की लाइट जहाँ की हमें जरूरत तो चलती रहे, वहाँ का सिस्टम फॉल्टी पे चलो ट्रिप हो गया, उसको मैं बाद में बनवा लूँगा, वो इमरजेंसी नहीं है। सो इफ एनी सिस्टम गोज फॉल्टी, कहीं से लीकेज करंट है या कुछ भी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो MCB ट्रिप हो जाएगा। हाउ एवर यू कंटिन्यू टू एंजॉय इलेक्ट्रिसिटी इन योर होम बाई द रेस्ट ऑफ द फंक्शनल वायरिंग। जो अच्छी वायरिंग है उससे तो तुम एंजॉय कर लोगे ना, ठीक है। तो इस तरीके से अब लिखो MCB क्या होता है। चलो
इलेक्ट्रिकल फ्यूज लिख लिया? यस सर। ओके, तो ये मेल्ट हो जाएगा। लिखो लीकेज ऑफ करंट। व्हाट डज इट मीन बाय लीकेज ऑफ करंट? In case of wear and tear, tooth foot, wear and tear or fraying of cable, केबल भी फ्रे कर सकता है या उसके ऊपर की जो सीथिंग है, सीथिंग का मतलब समझ सकते हो, जो उसके ऊपर का प्लास्टिक कोट है वो फ्रे हो जाए, इसको सीथ कहते हैं। अगर यही कहीं से खराब हो गया तो क्या होगा बोलो? तो इट इज इन कॉन्टेक्ट विद योर हैंड, फ्रेइंग हो गया तो क्या होगा बताओ? फ्रेइंग ऑफ केबल, ठीक है। कॉपर वायर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद मेटेलिक बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लियंस, जिस अप्लियंस से तुम यूज कर रहे हो उसी के कॉन्टेक्ट में आ जाए। कॉपर वायर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद, किसके कॉन्टेक्ट में हो जाएगा? मेटेलिक बॉडी ऑफ अप्लायंस, तो इसके स्थिति में आ जाएगा, है ना। और फिर क्या होगा बताइए? एंड करंट नाउ लीक्स टू अर्थ, क्यों? क्योंकि जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो फिर ये करंट अब अर्थिंग वायर ले लेगा, और अर्थिंग वायर से कहाँ चली जाएगी? अर्थ में। दिस इज नोन एज, ठीक है। सो इट इज ए हैवी यूसेज ऑफ करंट। अगर हम कहें लीकेज ऑफ करंट तो इसका क्या मतलब है? इट रिजल्ट्स इन हैवी यूसेज ऑफ करंट एंड हाई इलेक्ट्रिक बिल, दिस इज नोन एज लीकेज। इट में ऑल्सो बी लेदल फॉर द यूजर। अगर तुम्हारा वहां पर जहां पर जमीन में डूबा हुआ है वहीं कट गया कॉपर वायर, कौन देखने जा रहा? सालों से ऐसे खराब होते हैं घरों में, तो क्या होगा फिर? तब तो यूजर ही गया। ठीक है। विद मेटेलिक बॉडी ऑफ एप्लियंस एंड दिस करंट, ये जो दिस करंट है वो क्या होगा? दिस करंट is directly goes to earth and it results ठीक है heavy usage of current। तो ये तो लीकेज ऑफ करंट हो गया। ओके, आगे देखो, व्हाट इज अर्थिंग? अर्थिंग का दूसरा नाम है ग्राउंडिंग। नाउ फ्यूज हो गया, फ्यूज किसके पास है? लो चलो, अर्थिंग या ग्राउंडिंग का क्या मतलब है? दैट मीन्स कनेक्टिंग द मेटेलिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस डायरेक्टली टू ग्राउंड इज नोन एज अर्थिंग। मेटेलिक बॉडी को किससे कनेक्ट कर दिया जाए? टू अर्थ। कनेक्टिंग मेटेलिक बॉडी डायरेक्टली टू अर्थ, ठीक है, इज कॉल्ड अर्थिंग। ऑफ एप्लियंस डायरेक्टली टू अर्थ बाय यूजिंग अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर एक कॉपर वायर ही और कुछ नहीं।
is called earthing. अंशु प्रिया, ये कब यूज होता है या ये कब काम में आएगा, ये कब फंक्शनल होगा? Yes. In case if there is a leakage current, then it directly goes to earth bypassing the user. मतलब ये यूजर के थ्रू जमीन में नहीं जाएगा, ठीक है, और इसको बाईपास करते हुए यहीं से चला जाएगा. In case if there is a leakage current, then that current directly goes to earth without bypassing the user and saves the life. In case of leakage current, it goes to earth bypassing user. And saves life. इस तरीके से अर्थिंग वायर हो गया. चलिए, अर्थिंग हो गया. अर्थिंग में क्या होता है? इन दिस कॉपर स्ट्रिप इज बरीड अंडरग्राउंड. ए पिट इज, सबसे पहले पिट खोदी जाएगी और उसमें क्या डाला जाएगा? सॉल्ट प्लस सॉइल का मिक्सचर किया जाएगा. और ये क्या है बोलो? कॉपर स्ट्रिप. ये तुम्हारे घर के बैक यार्ड में होगी, जहाँ कोई ना जाता हो, जिससे कि इस पर किसी का इंटरफेरेंस ना हो, आना जाना ना हो कहीं, तो वहाँ पीछे होगी, वो तुम्हारा अर्थिंग वायर होगी. समझ आ गई बात? चलो, एमसीबी क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. Miniature circuit breaker, that means it is a safety device. In case of some appliance is drawing more current, inadvertently more current, अचानक से ऐसा करने लगे, या सडन राइज इन करंट हो जाए, सडन राइज इन करंट, देन इट ट्रिप्स ऑफ. ये क्या होगा? ट्रिप्स ऑफ. ट्रिप ऑफ होता है कि नहीं बोलते हैं? एमसीबी ट्रिप हो गया. ट्रिप का मतलब वो ऊपर है, ये डाउन हो जाए. अभी ऊपर है, अभी नीचे गिरता है. Trips off and opens the circuit. ये ओपन कर देगा until the fault is corrected. जब तक कि फॉल्ट को क्या ना किया जाए, डायग्नोस ना करें, उसको रेक्टिफाई ना करें, तब तक ये ट्रिप ही रहेगा. तुम कुछ नहीं कर सकते. बार बार उठा के बार बार गिर जाएगा, उठ ही नहीं सकेगा. ये समझ आई बात कि नहीं? तो until fault is diagnosed and rectified, जब तक कि उसे पहचाना ना जाए और उसको संशोधित ना किया जाए, जो त्रुटि है तुम्हारे विद्युत परिपथ में, तब तक ये गिरता ही रहेगा. मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. तो एंड ये क्या है? इट कैन नॉट बी. ये ट्रिप ऑफ हो गया. It does not put on या goes up. ये put on नहीं हो सकता, आपकी भाषा में लिख रहे हैं, या goes up. ये down हो जाता है ना, until जो fault है is diagnosed and rectified. तो एक ये भी चीज हो गई. अब देखो, तो हमने तीनों चीज देख ली आपके इसमें. What does it mean by short circuit?
शॉर्ट सर्किट का मतलब समझो, किसी भी स्विच में एक लाइव वायर है और एक पीछे से लाइव वायर आ रहा और एक यहाँ दूसरा क्या है, इस तरीके से। इन दोनों से तुमने क्या किया, ये रीडिंग है टेबल की और इसमें यहाँ बल्ब लगाए क्या, और ये बल्ब जला लो तो जलने लगेगा। लेकिन मान लीजिए इसके ऊपर सीट है और यहाँ पे फ्रे हो जाए केबल, तो फ्रेड केबल होने से क्या होगा बोलो, क्या यहाँ पर ये ऐसे जुड़ जाएगा, कांटेक्ट में आ जाएगा, तो यहाँ से आने वाली करंट यहाँ आएगी और फिर सीधा यहाँ चली जाएगी। वो रजिस्टर से क्यों जाएगी, वो तो करंट फॉलोज द इजीएस्ट पाथ, उसको जाना ही नहीं है उस रास्ते से जिसमें रेजिस्टेंस। तुमने उसे कॉपर और कॉपर टच कर गया, सो इन केस वायर इज फ्रेड, देन लाइव वायर कम्स इन कांटेक्ट विद न्यूट्रल वायर एंड बाईपासेस द रेजिस्टेंस। और किसको बाईपास कर देगा बोलो, रेजिस्टेंस। इन दिस केस क्या आपका सर्किट पूरा है कि कुछ उसमें शॉर्ट हो गया है, कुछ कम हो गया है? क्या कम हो गया है, रेजिस्टेंस। इस वजह से इस सर्किट को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। एनी सर्किट विच हैज नो रेजिस्टेंस उसको क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट। मान लीजिए आपको ये है I इज इक्वल टू V/R होता है, लेकिन R ही खत्म हो जाए। एक हफ्ते पहले अर्चिता ने पूछा था कि नहीं कि R ही सर खत्म हो जाए, तो ऐसे में करंट कितनी होगी, इनफाइनाइट। और करंट इनफाइनाइट हो गई तो H क्या होता है बताओ, I²RT। करंट इनफाइनाइट होने पर भी कुछ ना कुछ तब भी तो इसकी रजिस्टिविटी, ये तो रेजिस्टेंस रहेगा ही। कॉपर वायर को तुम थोड़ी बाईपास करा लोगे, लेकिन फिर भी करंट कितनी हो गई, इन्फिनिटी का स्क्वायर। बोल बात समझ आई। और भी होगा रो L/A, मैं तो रो लिख दिया हूँ, लेकिन L/A भी होगा ना, जो भी लेंथ हो वो तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन फिर भी ये तो कुछ वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि करंट के स्क्वायर के डिपेंडेंस है और रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई। और नहीं तो कुछ ना करो, सिर्फ तुम यहाँ से लो वायर और इसमें डाल दो, फिर देखो मजा। कुछ ना करो, ये शॉर्ट सर्किट खुद करके देखो, इस पर ऑफ हो जाएगा, लाइट चल जाएगी। सही है। तो इस सर्किट को क्या कहते हैं बताइए, दिस सर्किट इज नोन एज शॉर्ट सर्किट। इफ वायर इज फ्रेड, ओके, तो क्या होगा, देन live wire comes in contact with neutral wire bypassing the resistance. This circuit is called, कुछ भी ना करो, अगर आपको शॉर्ट सर्किट करना है ये ऐसे ही लगा दो। तुम्हारे बाहर से सेल लेके आते हो और सेल लेकर आइए, माइनस और प्लस है, और सिर्फ वैसे ही लगा दो शॉर्ट सर्किट, क्योंकि ये वायर बहुत गर्म होने लगेगा। ये वायर क्या होगा, इस वायर को अगर आप हाथ से टच करोगे इट इज वेरी हॉट थोड़ी देर में। और ये आप समझो कि ओम कितने महान साइंटिस्ट थे उस समय, ना तो वोल्ट मीटर था ना एमीटर था, उन्होंने जीभ के झटके से पता लगाया कि V और I क्या, जीभ पे टच कराते थे तार, उस पर जो झटका पड़ता था, आई नहीं है मीटर वोल्ट मीटर, तो क्या करते आप समझो, साइंटिस्ट अपनी जान को जोखिम में डाल करके हमारे लिए लौटाते हैं। कुछ नहीं था, जो उनको शॉक लगता था ना उससे वो पता लगाते थे कितनी करंट। अभी समझ आया। तो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। इट लीड्स टू, इससे क्या होगा बोलो, इट लीड्स टू सडन राइज इन करंट एंड इलेक्ट्रिक स्पार्क। बहुत बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा कि नहीं। अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या I इज इक्वल टू V/0 हो जाएगा, दैट इज 220/0, तो क्या इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा, वह इन्फिनिटी वहां रखी है। कॉपर का तो वायर रहेगा, उसका हमने रजिस्टिविटी लिख दिया, L/A भी लिख देना। L/A से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, जो तुम्हारा L/82 सही है नहीं। चलो, इट लीड्स टू सडन राइज इन करंट एंड
स्पार्क, और फिर अगर स्पार्क हो गया तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक स्पार्क। स्पार्क इतना ज्यादा होता है कि ये पूरा ये ब्लू हो जाएगा, हाथ पूरा जल जाएगा। अगर आपने ग्लव्स नहीं पहने तो इट इज फेटल। ओके, तो इलेक्ट्रिक स्पार्क से देखो, कभी अगर शॉर्ट सर्किट हो कहीं पर तो क्या चीज होगी? फैन ऑफ करना है, इश्यूज बात है। हाँ, अब देखो, किसी शायर ने कहा है कि नाउअडेज गर्ल्स आर लाइव वायर्स बिकॉज दे आर लेस इंसुलेटेड। ये भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही कहा। अब देखो, चलो बर्न ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक। ये देखो, आप ये देखिए कैसा शॉक होता है, चेक करिए। इट इज सो फेटल। अगर मान लो कभी तुम लोगों ने छेड़खानी की तो इसको देखो, तो पोल पे जो लोग जाएंगे तो क्या होगा? इट इज वेरी फेटल। कई लोगों की तो जान भी चली जाए। सही है? तो आप अगर ऐसे कर रहे हो, वही स्पार्क आपके हाथ में आ गए तो ये गए होंगे, तो जान भी चली जाती है। कई कई ऐसे पक्षी होते हैं कि मान लो दो तार झूल रहे हैं, उन्होंने दोनों को टच कर दिया। ऐसे अगर सिर्फ इस लाइव वायर में पक्षी बैठा है तो कुछ नहीं होगा। मान लीजिए वो इस पर बैठा हुआ है, तो क्या इसको कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो वो इसके टच में आ जाए, इसमें से एक तार यहाँ टच हो जाए, तो इसी से होकर करंट जाएगी, ये मर जाएगा। एक तार पर है तो सारी करंट वो इससे होकर जाएगी, इससे होकर क्यों जाएगी? दैट इज, समझ आई बात की नहीं? इट करंट फॉलोज द इजीएस्ट पाथ। उसको इतना अच्छा कंडक्टर मिल रहा है, उसके थ्रू होकर जाएगी। लेकिन मान लीजिए इसके मुंह में एक ऐसा कुछ वायर लेके आ गया अपने बच्चे के घोंसला बनाने के लिए, वो वायर इस पे टच हो गया, तो ऐसी स्थिति में ये करंट इससे होकर के इस पे चली जाएगी, क्योंकि 220 वोल्ट से हायर वोल्टेज से लो पोटेंशियल पर जाने का मौका मिल गया। या यही चीज ऐसे झूल गई, मान लो ये चीज ऐसे झूली हुई है और नीचे ये वायर है, और जरा सा हिल जाए तो ये मर जाए। क्यों? अब इसके थ्रू होकर कुछ भी इसमें टच हो जाए, एक पैर इस पे रख ले, एक इस पे रख ले, तो मर जाएगा। तुम भी ऐसा कर सकते हो, एक उस पर रखो, पैर नीचे रखो, ऐसा कर सकते हो। तो तुम्हारे से होते हुए अब उसको तो जाना है ना, नहीं मिला तो वो टंगस्टन से भी जाएगी, कुछ नहीं मिला तो तुम्हारे शरीर से चली जाए। तो दोनों तार पे रखो, इसको भी छुओ, उसको भी, देखो मजा आया। और एक ही पे लटके हो और नीचे कुछ नहीं कर रहे तो कुछ नहीं होगा, चाहे 10,000 वोल्ट हो जाए, कुछ भी नहीं। लेकिन टच कर दिया, जमीन को टच कर दिया, एक इक्वी पोटेंशियल पर कुछ नहीं होता, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया तो गए। चलो इतनी बात समझ आ गई? इलेक्ट्रिक शॉक, ये क्या होगा बोलो? इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा। और इलेक्ट्रिक स्पार्क से क्या होगा? चेक करो कि इलेक्ट्रिक स्पार्क इस तरीके से कभी भी ऐसा होने से ये इलेक्ट्रिक स्पार्क हो जाएगा। ये देखो, ये स्पार्क समझ आया? और इस स्पार्क से क्या होगा? इट में टेक द लाइफ अब इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक स्पार्क लीड्स द फायर इन हाउस एंड इट विल बी लेदर। तो घर में तुम्हें सब देखना पड़ चाहिए कि तुम्हारे वायर न्यू है, कोई लीकेज करंट नहीं है, सब चीज़ें ठीक हो, अर्थिंग वायर सही है, अगर सही तरह से रहना। इट में लीड टू फायर इन हाउस एंड इज, ये लेदर है। लेदर का क्या मतलब? जानलेवा।
ओके, नेक्स्ट इज मल्टी पिन सॉकेटिंग, जैसे कि हमने कहा, ठीक है। इट इज नॉट एडवाइजेबल। इस केस में अगर ये मान लो 5 एम्पियर का है और मैं उससे ज्यादा उससे ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये हीट अप हो जाएगा, ज्यादा करंट ली जाएगी तो हीट अप होगा। कई बार तुमने देखा कि ये सब मेल्ट हो जाते हैं, मल्टीपिन सॉकेट इसमें से हीट की वजह से मेल्ट हो जाएंगे, और फिर होने से जो लाइव है और वो दोनों टच में ही आ जाएंगे, इसी के अंदर ही स्पार्क हो जाएगा। तो ये भी चीज होती है, दैट इज स्पार्क इन मल्टीपिन सॉकेट्स। ये देखो, तो ऐसा होता है कि मल्टीपिन सॉकेट है और उनमें क्या हो जाए, मेल्ट हो जाएंगे, तो करंट ओवर ड्रॉ हो जाती है। इसमें दिया नहीं, कोई बात नहीं, चलो अब आगे देखो, मल्टीपिन सॉकेटिंग। ये पिन है और इसमें मैं किसी तरीके से 2 पिन प्लग लगा दूं। आप पहले इस पे क्या एक सॉकेट ले लो, क्या ऐसा सॉकेट होगा कि ऊपर भी प्लग है, फिर इसमें बीच में क्या होगा, ऐसे भी प्लग होगा, नीचे भी प्लग होगा, तो नीचे भी एक प्लग लगा दो, यहाँ भी एक प्लग लगा दो, यहाँ पर भी एक प्लग लगा दो। इस तरीके से क्या होगा, ये मल्टीपिन सॉकेटिंग है। सो इफ मैनी प्लग्स आर पुट इन सिंगल सॉकेट, देन देयर इज अ चांस ऑफ ओवरड्रॉइंग ऑफ करंट, देन इट्स रेटेड करंट। रेटेड करंट वो होती है जो फ्यूज की होती है। रेटेड करंट होती है कि जो इस सॉकेट की, वही उसने कहा 5 एम्पियर से ज्यादा करोगे तो पिघल जाएगा, ठीक है। इफ मैनी, ये जो चीज है इसको कहते हैं सॉकेट और इसको क्या कहते हैं, प्लग। ये क्या चीज कहलाता है, प्लग, और इसे क्या कहते हैं, सॉकेट। ये फीमेल सॉकेट है, ये मेल प्लग, ऐसे भी बाजार में मिलता है, ठीक है कि नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीपिन सॉकेटिंग का क्या मतलब है, इफ many plugs are inserted in single socket, तो क्या होगा, then current is overdrawn। overdrawn का क्या मतलब है, that it is more than rated current। जो उस प्लग की या किसी चीज की रेटेड करंट है उससे ज्यादा हो जाएगी। ये हमारा सब स्विच पहले पिघल जाया करता था, फिर मैंने नया लगाया, पीछे वाला सब मैंने तभी तो पेपर चिपकाया है, तो उससे हमेशा ज्यादा हो जाता है। वो पेपर नहीं चिपका एसी के ऊपर वाले, तो बहुत बार ऐसा हुआ, 3-4 बार। तो फिर मुझे अच्छे 21 एम्पियर का लाना पड़ा। वो कह रहा तुम 16 से चला रहे हो, बड़ा एसी है 16, वो जो ऊपर उसके पेपर लगा दिया, वो काला पड़ चुका, सही है। ऐसे में क्या होगा बताइए, ऐसे केस में सॉकेट मेल्ट हो जाएगा और कोई भी प्लास्टिक पिघल जाएगी, तो क्या जो रेड है और जो ब्लैक है वो सब उसी में आपस में नहीं टच हो जाएंगे, एंड इट लीड्स टू शॉर्ट सर्किट। तो मल्टीपिन सॉकेटिंग से हमें बचना चाहिए, ओके। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आता है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस यूज्ड व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हो या रेक्टिफिकेशन ऑफ वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी के साथ जब तुम डील कर रहे हो तो तुम्हें क्या क्या प्रिकॉशंस यूज करना चाहिए। चलो मल्टीपिन प्लगिंग।
Putting many plugs in single socket. ये देखो, तुम इसमें देखो क्या किया गया है, एक ही प्लग में कितने सारे लगा डाले, प्लग के अंदर प्लग और उसके अंदर प्लग। तो इससे क्या होगा, इट लीड्स टू इनएडवर्टेंट, ये देख रहे हो, इससे क्या हो रहा है, एक ही जगह कितने सारे लगा दिए हैं, ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इट विल लीड टू, इससे ये होगा, देखो ये देख रहे हो, अल्टीमेटली वो सब पिघल जाएगा, आग लग जाएगी, घर में आग लग जाएगी। समझ आ गई बात कि नहीं? तो हमारे यहाँ कितने तारों का बंडल है, वहाँ आग लग चुकी, उसके ऊपर पेपर लगा है, सब पंखे के ऊपर देख रहे हो पेपर, वो यहीं पर सब धीरे धीरे फैल रहा था, तो फिर उसको ठीक किया। बल्कि 2 बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे हमारे पास, उसको ठीक किया, वो लोग तो भागे रहा। अब देखो, what are the precautions taken while, ठीक है, रेक्टिफाइंग, कोई अगर तुम रेक्टिफाई कर रहे हो एनी फॉल्ट, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, और यूजिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंस, रेक्टिफिकेशन चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड मेक रेगुलर चेकअप to inspect that cables are not frayed. Household जो cables हैं, these are not frayed. या वॉर, ये फटे नहीं है, ऐसा करना चाहिए, ठीक है। यूज फ्यूज वायर ऑफ करेक्ट रेटिंग, अब अभिषेक मान लो तुम्हारे घर में, अभी तुमने बहुत सारे सवाल कर लिए, तुमको एक लैंप विद 0.183 है तुम्हारे बुक में, जो कितनी करंट लेता है, अब तक तुम्हें सबकी करंट पता चल चुकी है, अलग अलग एप्लायंस की अलग अलग सबको करंट पता चल चुकी है। आई क्या होता है बताओ, V/R, तुमको ये भी पता चल चुका है कि ये 220 है, और तुमने देखा था कि 10 ओम जो होती है, ये रेजिस्टेंस आयरन की होती है, तो एक अगर आयरन है तो वो कितनी एम्पियर करंट ले लेगा, 22 एम्पियर, 10 ना लो, चलो 20 ले लो, तो कितना ले लेगा, 11 एम्पियर के करीब ले लेगा। तो अब तुम्हारे घर में सब कुछ तुमने टोटल कर लिया कि मुझे एक आयरन चलाना, ये चलाना, वो चलाना, ठीक है, तो टोटल तुमने देख लिया कि 15 एम्पियर आ रही है, कितनी आ रही है, 15 एम्पियर अगर लिया तुमने, सब टोटल कर लिया, तुम्हारे घर में ये चल रहा है, और तुमसे कहा जाए कि 30 एम्पियर का फ्यूज लगा लो, तो तुम्हें ठीक लगेगा कि नहीं ठीक लगेगा? नहीं, क्योंकि ऐसे कैसे बहुत ज़्यादा करंट ओवर हो जाएगी, जब तक तुम्हारा सब कुछ फूंक चुका होगा तब भी फ्यूज नहीं फूकेगा। तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अगर 15 है 20 तक का चल जाए, 20 से ज़्यादा नहीं। मेरा कहने का मतलब जितना तुम्हारे घर की रिक्वायरमेंट उससे 5 एम्प्स का ज़्यादा ले लो। बहुत ज़्यादा लेने से क्या होगा कि भाई उसका फिर मतलब ही क्या रहा, तुम बहुत ज़्यादा का ले लिए फ्यूज, तो उसका कोई मतलब रहा? एप्लायंस के जलने पर भी वो न जले, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये जबकि जो फ्यूज हमने दिखाया 25 पैसे का आता है, इट इज सो चीपर। अभी आप ये देख लो कि इट इज ये जो इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया इतनी तेज बढ़ रही है कि एलन मस्क ने एक बार कहा था कि अगर, समझ लो, उसने ये कहा कि अगर ऑटोमोबाइल की दुनिया इतनी तेजी से बढ़ती है जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ रही है, तो कार को पार्क करने की बजाय फेंक देना ज़्यादा सस्ता पड़ता। पार्किंग में जितना पैसा लगता है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इतने गुना तेजी से बढ़ी, अगर उतनी तेजी से वो बढ़ती ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो उसे फेंक देना ज़्यादा सस्ता पड़ता पार्किंग के लिए।
हर पार्किंग की जगह तुम फेंक के नई कार ले लेते। बात समझ आ गई नहीं? आप प्लेट देखो, यूज फ्यूज वायर ऑफ करेक्ट रेटिंग जितना तुम्हारे घर का आ रहा है उससे 5 एम्पीयर। अच्छा ये देखिए, इलेक्ट्रिक सेफ्टी ग्लव्स, कभी तुमने देखा होगा कि ऐसे ग्लव्स पहन करके इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, रबर ग्लव्स। सो यूज रबर ग्लव्स एंड रबर स्लीपर्स। रबर स्लीपर लेना, ये चमड़े वाली चप्पल नहीं पहनना, क्योंकि ये भी एनिमल स्किन से बनी हुई है और एनिमल स्किन में आयंस होते हैं। रबर स्लीपर्स while rectifying, अगर तुम रेक्टिफाई कर रहे हो इलेक्ट्रिक फॉल्ट, ऐसा भी करना है, ठीक है। नेवर हैंडल इलेक्ट्रिक एप्लियंस बेयर फुटेड, चाहे पानी ही पीना हो, चप्पल पहन के आओ, पानी पी उतार दो। दैट इज नेवर हैंडल इलेक्ट्रिक एप्लियंस बेयर फुटेड। रेगुलरली इंस्पेक्ट द अर्थिंग पिट, एंड अर्थिंग पिट जो उसको रेगुलरली इंस्पेक्ट करो, एंड सी दैट योर ग्राउंडिंग वायर इज सिक्योर्ड टू अर्थ, तभी उसका मतलब है। एंड सी, और जब सब कुछ सिक्योर हो जाए तो, और तुम्हारे फ्रिज में लीकेज करंट आ रही, मान लो सब सिक्योर हो गया, वहां चला जाए, फिर अमन को बुला के देख लो, अमन छू के देखो जरा इस फ्रिज को जब छू ले और नहीं करंट मारे, समझो सब कुछ ठीक। फिर देखो तो रेगुलरली इंस्पेक्ट एंड सी द ग्राउंडिंग वायर इज सिक्योर्ड। ये सब हमें करना चाहिए, ठीक है। फ्यूज को करेक्ट रेटिंग का लेना चाहिए और सब कुछ जो भी है। यूज ऑल सेफ्टी डिवाइसेस लाइक एमसीबी यूज करना है, इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड ग्राउंडिंग जो भी है। यूज एमसीबी एज ए सेफ्टी डिवाइस। अवॉइड मल्टीपिन सॉकेटिंग, कभी ऐसा नहीं करो कि बहुत सारे एक ही में लगा दिए। अवॉइड, अब हमने इसको ऐसे लगा रखा है, यहाँ तो दो बहुत छोटे छोटे झालर जल रही हैं, लेकिन बड़ा कोई लोड नहीं इसे चल रहा है। बड़े होते तो फिर लगाना रिस्की था। मल्टीपिन सॉकेट, यूज 3 पिन प्लग। अगर 3 पिन का ही कोई डिवाइस है तो 2 पिन प्लग ना यूज करो, 3 पिन ही लगाओ। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक आयरन में 3 नहीं है तो 2 ही से काम चलाना है। अर्थिंग वायर कट कर लिया, उसका अंत वाला प्लग खराब हो गया, भाई कई बार खराब हो जाता है, बाजार में 2 पिन है उसी को जोड़ के लगा लिया। ऐसा ना करो, 3 पिन है तो 3 पिन का ही, अर्थिंग जाएगी ना। अब देखो कि मेक सर्किट डायग्राम, for household circuit। हो गया, चलो now metals and non-metals। तो बस ठीक है।
सामने देखो, ऑल मैटर इन यूनिवर्स, जो भी मैटर है, तो ठीक है, इट इज मेड ऑफ एटम्स। ये किसका बना है? एटम्स का बना हुआ। सो व्हेन देयर आर 118 टाइप्स ऑफ